हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सादिक फ्रॉम फैदम एकेडमी। लास्ट टाइम हम लोग 5 सितंबर को मॉर्निंग सेशन में जो जेईई मेन का पेपर हुआ था उसका फिजिक्स का सेक्शन डिस्कस कर रहे थे। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। A square loop of side 2a and carrying current I is kept in xz plane with its center at origin. A long wire carrying the same current I is placed parallel to the z-axis and passing through the point 0, B, 0, where B is much greater than A. The magnitude of the torque on the loop about z-axis is given by. ओके, सो इस तरह से सिचुएशन है। कुछ एक्स जेड प्लेन में एक लूप रखा हुआ है और इस लूप की साइड 2a है और इस लूप में एक करंट है I एंड यहाँ पर z एक्सिस के पैरेलल एक और लॉन्ग इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है और उसमें भी करंट I है और वो y एक्सिस को ओरिजिन से b डिस्टेंस पर कट कर रहा है। ओके, ये 0 B 0 से पास कर रहा है। सो ओरिजिन से उसकी हाइट y एक्सिस पर b है। सो हमें इस लूप पर कितना टॉर्क लग रहा है वो कैलकुलेट करना है। सो हमें मालूम है कि एक करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में जब रखा जाता है तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगता है दैट इज गिवन बाय m क्रॉस b, वेयर m इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट देख लेते हैं। पहले क्या होगा, करंट इनटू एरिया। सो एरिया विल बी साइड स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर इनटू I, ये हो जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट। और इस तरह से हमने लिया है करंट की डायरेक्शन। तो यहाँ पे करंट जो है वो z एक्सिस के पैरेलल है। सो दिस इज z एक्सिस और करंट हम इस तरह से ले रहे हैं। तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को हम कर्ल करेंगे। सो जो थंब है वो अपवर्ड दैट इज y एक्सिस की डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो मैग्नेटिक मूवमेंट है दैट इज अलोंग y एक्सिस। ओके, सो ये तो हमने m देख लिया। दूसरा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस लॉन्ग वायर में जो करंट है उसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है। अब इस लॉन्ग वायर की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं। एक लॉन्ग वायर की वजह से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। ओके, और यहाँ पर डिस्टेंस है b, तो ये हो जाएगा 2 पाई b। फर्दर देखते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। सो स्ट्रेट कंडक्टर में अगर करंट है सो करंट की डायरेक्शन में हम फिंगर्स थंब रखेंगे एंड देन फिंगर्स जो कर्ल्ड होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड का सेंस होता है। तो यहाँ पर ये जो करंट हमने ली है ये z एक्सिस के पैरेलल है। दैट मीन्स करंट z एक्सिस के पैरेलल बोर्ड से बाहर आ रही है। सो उस तरह से करंट की डायरेक्शन में हम फिंगर्स थंब रखें तो फिंगर्स कुछ इस तरह से कर्ल्ड हो रही हैं। दैट मीन्स आपको ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। सो इस वायर के अराउंड एक ये वायर ऐसे है और इस वायर के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। सो ओरिजिन पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जो फील्ड लाइन पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सो वो टेंजेंट यहाँ से ये इमेजिन करिए आप, ये वायर आ रहा है और इस तरह से फील्ड है। सो यहाँ पे टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, सो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आएगी। फर्दर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ये जो B है ये इसकी साइड से बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पर, वहाँ पर ये इस लूप का साइज़ बहुत छोटा है। इस डायमेंशन के कंपैरिजन में उसका साइज़ लूप का बहुत छोटा है। सो हम ये ले सकते हैं कि इस पूरे रीजन को एक पॉइंट पोर्शन की तरह से ले सकते हैं और उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। अदरवाइज अगर फाइनाइट एरिया पर हम लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग डायरेक्शन में आ जाएगी। बट सिंस दिस इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू दिस डायमेंशन, सो मैग्नेटिक फील्ड कैन बी टेकन एट अ पॉइंट विच इज अलोंग एक्स एक्सिस। सो मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में है और हमारा डाइपोल मूवमेंट वाई एक्सिस में है। सो यहाँ पर एंगल m और b के बीच में 90 डिग्री है। देन टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा that will be mb sin theta and theta is 90 here. So this is m क्या हो जाएगा, करंट इनटू एरिया, so I into 4a square and then magnetic field is mu naught I upon 2 pi b into 1. okay, so इसको हम सिंप्लीफाई कर लें। so ये हो गया 4 mu naught I square and a square divided by 2 pi b, ये हो जाएगा। सो दिस इज द टॉर्क ऑन द लूप
एंड अब ये जो टॉर्क है इसकी डायरेक्शन हम देखें, सो डाइपोल मूवमेंट जो है वो अपवर्ड है, फील्ड एक्स एक्सिस में है, सो m क्रॉस b टॉर्क जो आ रहा है वो जो हमने यहाँ पे करंट चूज की है वो नेगेटिव z एक्सिस में आ रहा है। दैट मीन्स ये जो लूप है वो z एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करेगा। ओके, सो दिस इज द टॉर्क ऑन द लूप अबाउट z एक्सिस। एंड ऑप्शंस अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 1, आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक, ओके यस देयर इज अ मिस्टेक, नॉट मिस्टेक, इसको हम सिंप्लीफाई फर्दर और करें, सो सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है, ये यहाँ पर 2 आ जाएगा। सो दिस इज 2 म्यू नॉट आई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन पाई बी। ओके, ये है सिंप्लीफाइड वर्जन। सो ऑप्शंस अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ फिजिकल क्वांटिटी z डिपेंड्स ऑन 4 ऑब्जर्वेबल्स a b c एंड d as z is equal to, ये दिया हुआ है आपके सामने एक्सप्रेशन, the percentage error in the measurement of a b c and d are 2%, 1.5%, 4% and 2.5% respectively, the percentage of error in z is। ओके, सो इस तरह का क्वेश्चन आप NCERT में चैप्टर में देखेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल में भी इस तरह का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। सो यहाँ पर हमें z दिया हुआ है a स्क्वायर एंड b रेज़ टू द पावर 3/2 एंड अपॉन अंडर रूट c एंड d रेज़ टू द पावर 3, इस तरह से दिया हुआ है। अब इसमें हम z में जो फ्रैक्शनल एरर है या रिलेटिव एरर है उसको लिखें, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर हम लिखते हैं वो आएगा 2 टाइम्स डेल्टा a बाई a इंटू 3/2 टाइम्स डेल्टा b बाई b प्लस, अब मैक्सिमम हमें लिखना है, सो नीचे वाले की जो एक्सपेरिमेंट होता है वो भी प्लस करके ही हम करते हैं उसको। सो यहाँ पर पावर इसकी हाफ है तो ये हो जाएगा प्लस हाफ डेल्टा c बाई c एंड प्लस d रेज़ टू द पावर 3 है, सो दिस इज 3 टाइम्स डेल्टा d बाई d एंड सब में हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, सो इट वुड बिकम परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर इन z is equal to 2 times percentage error in A, which is 2, and 3/2 times percentage error in B, which is 1.5, plus half times percentage error in C, which is 4%, plus 3 times percentage error in D, which is 2.5%. Okay, so यहाँ से देखें तो ये हो गया 4 प्लस ये आ जाएगा 4.5 और यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 9/4 प्लस दिस इज़ 2 प्लस ये हो जाएगा 15/2। ओके, फ्रैक्शन में अगर हम लिखें सो ये आ जाएगा 15/2 एंड इन सबको आप कैलकुलेट अगर करें तो फाइनली दिस कम्स आउट टू बी 14.5%। ओके, सो z में परसेंटेज एरर 14.5 है एंड ऑप्शन अगर हम देखें सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, a galvanometer of resistance capital G is converted into a voltmeter of range 0 to 1 volt by connecting a resistance R1 in series with it. The additional resistance that should be connected in series with R1 to increase the range of voltmeter from the range of voltmeter to 0 to 2 volt. Okay, so initially 1 volt range का वोल्टमीटर है एंड देन उसकी रेंज बढ़ाकर 2 वोल्ट करनी है, तो एडिशनल कितना और रेजिस्टेंस हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो ये अगर एक गैल्वेनोमीटर है तो इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके साथ सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस ऐड करते हैं एंड देन ये हमारा वोल्टमीटर है और ये किसी अप्लायंस या जो भी लोड है उसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर करेगा। सो ये V जो है ये इस वोल्टमीटर की रेंज हो जाती है और यहाँ से जो करंट पास होती है वो होती है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट IG। सो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर जो टोटल रेजिस्टेंस है दैट इज G प्लस R इंटू IG, वोल्टेज ड्रॉप विल बी इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप ऑन दिस resistor. Okay, so what can we write? IG into G plus R1 is equal to V, ये हो जाएगा। और इनिशियली हमें जो रेंज रखनी है वो 1 वोल्ट है, तो ये हमारा एक इक्वेशन हुआ
से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे ये इनिशियली हमने R1 रेजिस्टेंस लगाया है, अब इसके साथ एक और रेजिस्टेंस हम ऐड कर रहे हैं, लेट अस से R2 सीरीज में। तो टोटल इस ब्रांच पे जो रेजिस्टेंस हो जाएगा दैट वुड बी G प्लस R1 प्लस R2 हो जाएगा। ओके, एंड देन वोल्टेज ड्रॉप हम कैसे लिखेंगे, IG इंटू G प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑन दिस अप्लायंस, इसके अक्रॉस वोल्टेज हमें मेजर करना है। नाउ दिस इज 2 वोल्ट। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो यहाँ से हमें R2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें सो IG ये कैंसिल हो जाएगा। सो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम डिवाइड करें सो हमें मिलेगा GR1 प्लस R2, GR1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई G प्लस R1 इज इक्वल टू 2 राइट साइड में, एंड सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सो G प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स G प्लस 2R1 ये हो जाएगा। R2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सो यहाँ से हम देखें 2G माइनस G इज G एंड 2R1 माइनस R1 is simply R1. So additional resistance that has to be connected with galvanometer in series to increase the range is G plus R1. So options अगर हम देखें so option number 2 is the correct answer. अगला क्वेश्चन हमारा है, a wheel is rotating freely with an angular speed omega on a shaft. The moment of inertia of the wheel is I and the moment of inertia of the shaft is negligible. Another wheel of moment of inertia 3I initially at rest is suddenly coupled to the same shaft. The resultant fractional loss in the kinetic energy of the system is. ओके, सो सिंपल अगेन ये डिस्क, 2 डिस्क्स हैं, उनकी कपलिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो इस तरह से एक डिस्क है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और ये ओमेगा स्पीड से एक शाफ्ट पर रोटेट कर रही है। शाफ्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेग्लिजिबल है और उसके साथ दूसरी डिस्क जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3I है उसको हम कंबाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लॉस है एनर्जी का उसमें बताना है कि वो फ्रैक्शनल लॉस कितना है। सो हमें यहाँ पर इस तरह की कपलिंग में जो एनर्जी लॉस है उसका फॉर्मूला हमें मालूम है, दैट इज हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 इनटू ओमेगा स्क्वायर। अगर एक डिस्क रेस्ट पर है और दूसरी वाली इनिशियली ओमेगा से रोटेट कर रही है सो कपलिंग में इतना एनर्जी लॉस होता है। ओके, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हाफ I1 इनटू ओमेगा स्क्वायर ये एक साथ अलग कर लें तो हमारे पास बचेगा I2 अपॉन I1 प्लस I2 एंड दिस इज नथिंग बट द इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, सो फ्रैक्शनल लॉस हमें कैलकुलेट करना है, दैट वुड बिकम डेल्टा E अपॉन इनिशियल एनर्जी। ओके, इससे डिवाइड कर देंगे। सो ये हमारे पास बचा सिंपली दिस इज इक्वल टू I2 अपॉन I1 प्लस I2। नाउ I2 जो सेकेंड डिस्क जो ऐड की जा रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो 3I है यहाँ पर, और I1 इज I प्लस 3I, सो दिस इज 3I अपॉन 4I और 3/4। सो द फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 3/4 एंड ऑप्शंस अगर आप देखिए सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज G1 एट अ हाइट h which is r/2, r is radius of earth, from the surface of the earth. It is again equal to G1 at a depth d below the surface of earth. Then the ratio d upon r equals. Okay, so हमें एक h height पर gravitational acceleration जो है उसको हम कैसे लिखेंगे, this is G1, that would be written as Gm upon r plus h whole square, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर h की वैल्यू हमें दी हुई है r/2, सो इसको हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, Gm अपॉन r प्लस r/2 करेंगे सो वो हो जाएगा 3r/2। ओके, सो दिस इज 3r/2 होल स्क्वायर एंड दिस वुड बिकम Gm अपॉन 9r² अपॉन 4, तो ये 4 ऊपर चला गया, 9 नीचे बचेगा एंड r²। ओके, अगर इतना पार्ट हम देखें सो ये क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सो h हाइट पर जो h हाइट हमें दी हुई है वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो अर्थ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का 4/9 टाइम्स है। देन फिर हमसे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि d डेप्थ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी इसी के बराबर है। ओके, सो d डेप्थ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है लेट्स कॉल इट G2,
सो डेप्थ के साथ जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वेरिएशन होता है उसको हम लिखते हैं g इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर फॉर एनी डेप्थ। एंड g यहाँ पर क्या है, सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो इन दोनों को हम इक्वेट करा लें। g1 इज इक्वल टू g2, दैट इज 4/9 इंटू g इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डी ओवर आर। सो g ये कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, एंड d अपॉन आर इसको हम लेफ्ट साइड में ले आए, सो ये हो जाएगा 1 माइनस 4/9, एंड इसको सिंप्लीफाई करें, 9 माइनस 4 इज 5/9। सो d बाई आर, ये d और r का जो रेशियो है दैट इज 5/9, एंड ऑप्शन से आप देखिए, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है एन इलेक्ट्रॉन इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव अलोंग द वाई एक्सिस with a speed of 0.1 c. Here c is the speed of light in vacuum in the presence of electromagnetic wave whose electric field is, so electric field का हमें wave equation दिया हुआ है, the maximum magnetic force experienced by the electron will be. Okay, so यहाँ पर जो electric field का wave equation दिया हुआ है that is 30J and sin 1.5 into 10 raised to the power 7t minus 5 into 10 raised to the power minus 2x वोल्ट पर मीटर, इस तरह से दिया हुआ है। सो इस इक्वेशन को देख के हम क्या पता लग रहा है कि जो प्रोपगेशन हो रहा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है। देन जो प्रोपगेशन होता है वो ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में होता है। सो वहाँ से अगर हम देखें, प्रोपगेशन x में है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी y डायरेक्शन में है, सो E क्रॉस B ऐसा होना चाहिए कि प्रोपगेशन C में आए। सो इसका मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है दैट इज अलोंग z एक्सिस। ओके, सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर विच इज अलोंग z एक्सिस। एंड ओके, और जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो सिर्फ y एक्सिस पर मूव कर सकता है, तो उसकी वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री है। अब इलेक्ट्रॉन चाहे पॉजिटिव वाई पे चले या नेगेटिव वाई पे चले, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पॉजिटिव वाई पर है सो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नेगेटिव वाई में मूव करेगा। इन आइदर केस द एंगल बिटवीन द फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर इज 90 डिग्री। सो जो फोर्स होता है मूविंग चार्ज पार्टिकल पर दैट इज क्यू वी क्रॉस बी। सो यहाँ से इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे सो ये हो जाएगा क्यू वी बी एंड साइन 90 विच इज़ 1। और हमें मैक्सिमम फोर्स कैलकुलेट करना है। सो मैक्सिमम फोर्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल आल्सो बी द मैक्सिमम। सो मैक्सिमम का मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड का वेव इक्वेशन है उसमें से पीक वैल्यू हमें लेना है। ओके, सो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो हमें मालूम है दैट इज़ 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19, एंड स्पीड जो दे रखी है इलेक्ट्रॉन की दैट इज़ 0.1 इंटू सी, और मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पीक वैल्यू है अपॉन सी होती है। ओके, सो ये हो जाएगा 30 अपॉन सी। सो सी यहाँ से ये कैंसिल हो गया और ये 0.1 है, ये 30 है, सो दिस बिकम्स 3 इंटू 1.6 will be 4.8 into 10 raised to the power minus 90. Okay, sorry, 10 raised to the power minus 19, ये हमने न्यूटन। फोर्स, मैक्सिमम फोर्स on the particle constrained to move along y axis is this. So options अगर हम देखें, so option number 2 is the correct answer. अगला क्वेश्चन हमारा है, two capacitors of capacitances C and 2C are charged to potential differences V and 2V respectively. These are then connected in parallel in such a manner that the positive terminal of one is connected to the negative terminal of the other. The final energy of this configuration is. Okay, so दो independently charged capacitors हैं, कैपेसिटेंस है C और इसका जो वोल्टेज है वो V है, और दूसरा कैपेसिटर है 2C, उसकी कैपेसिटेंस है और वोल्टेज 2V है, एंड देन इसको आपस में पैरेलल में कनेक्ट किया गया है और अपोजिट पोलैरिटीज़ को हमने आपस में कनेक्ट किया है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से एंड इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से। सो यहाँ पर जो फाइनल कॉम्बिनेशन बनेगा उस कॉम्बिनेशन पर जो चार्ज होगा दैट विल बी Q1 डिफरेंस Q2, इस तरह से होगा। ठीक, तो जो जिसका
यहाँ पर जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कनेक्ट किया है तो चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ओके, सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फाइनल चार्ज ऑन द कॉम्बिनेशन दैट कैन बी रिटन एज C इक्विवेलेंट इनटू द कॉमन वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन। सो इस स्विच को क्लोज करने के बाद से जो कॉमन वोल्टेज है वो V0 हो जा रहा है, दोनों पैरेलल में आ गए। एंड Q1 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी CV डिफरेंस 2C इंटू 2V दैट इज 4CV अपॉन C इक्विवेलेंट। ओके ठीक है, ये हो गया। एंड देन हमें कॉमन वोल्टेज चाहिए, सो कॉमन वोल्टेज इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ गया, हमें डिफरेंस लेना है, दैट इज 3CV अपॉन C इक्विवेलेंट। तो ये दोनों पैरेलल में हैं तो इक्विवेलेंट C आ जाएगा 3C। सो फाइनल कॉमन वोल्टेज जो आ रहा है दैट इज अगेन इक्वल टू V। अब इस फाइनल कॉम्बिनेशन की जो एनर्जी होगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट वुड बी हाफ CV स्क्वायर, और C की वैल्यू यहाँ पर है 3C, सो 3C इंटू वोल्टेज विच इज V स्क्वायर, सो दिस इज 3/2 CV स्क्वायर। ये है कॉम्बिनेशन की फाइनल काइनेटिक एनर्जी। एंड ऑप्शंस अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, two concentric circular coils C1 and C2 are placed in the XY plane. C1 has 500 turns and a radius of 1 centimeter. C2 has 200 turns and a radius of 20 centimeter. C2 carries a time dependent current. So I दिया हुआ है, उसका टाइम के साथ क्या रिलेशन है वो दिया हुआ है। Then the EMF induced in C1 in millivolt at the instant t is equal to 1 second is 4 upon x. Then the value of x is. So ये इंटीजर क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, C1 है कॉइल, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 500 है, इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, और दूसरा कॉइल है C2, उसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है, नंबर ऑफ टर्न्स 200 है, एंड देयर इज अ करंट इन C2। Okay. C2 में एक करंट है I which depends on time, और इसका रिलेशन जो टाइम के साथ है दैट इज 5t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3 एम्पियर, ये है। सो अब इसमें करंट टाइम के साथ चेंज होगी तो उसकी वजह से इससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा वो भी टाइम के साथ चेंज होगा, एंड देन इसमें EMF इंड्यूस होगा। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ हम ध्यान दें कि इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है, तो C2 इज़ मच लार्जर देन C1। तो हम C1 को क्या ले सकते हैं कि वो अप्रॉक्सीमेटली C2 के सेंटर पर है। ओके, सो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उस वही फील्ड C1 के अंदर हर पॉइंट पर ली जा सकती है। द वेरिएशन विल बी वेरी स्मॉल और नेग्लिजिबली स्मॉल। ओके, सो C2 की वजह से इसके सेंटर पर हम फील्ड कैलकुलेट करेंगे एंड देन C1 से एसोसिएटेड फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। नाउ सो किसी भी कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स हम कैसे लिखते हैं, NBA, और इससे एसोसिएटेड फ्लक्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स हैं N1 लिख लेते हैं, बाद में वैल्यू लिख लेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इस C2 की वजह से होगी, एंड एक कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज μ0 I अपॉन 2R, एंड नंबर ऑफ टर्न्स अगर हैं यहाँ पर सो N टाइम्स μ0 I अपॉन 2R, इसकी रेडियस कैपिटल R, ओके, इनटू एरिया ऑफ द कॉइल जिससे हम फ्लक्स एसोसिएट कर रहे हैं, दैट वुड बी पाई स्मॉल r स्क्वायर। ओके, सो इसमें हम यहाँ पर देखें तो ये क्या है, N1 N2 एंड μ0, इसको पहले लिख लेते हैं, ओके, सो इस तरह से लिख लेते हैं, पहले कॉन्स्टेंट्स ले लेते हैं, पाई इंटू μ0 N1 N2 एंड स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल R, इसको अलग कर लेते हैं और जो करंट है उसको हम अलग लिख लेते हैं। सो दिस इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल C1 एट एनी टाइम। नाउ फैराडेज लॉ क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू द EMF। सो यहाँ पर हम EMF का मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे तो वो हो जाएगा इसका टाइम डेरिवेटिव। अब इसमें से ये चीज़ें कांस्टेंट है, टाइम के साथ ये क्वांटिटी वेरी कर रही है, सो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन μ0 पाई μ0 N1 N2 स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल R एंड di ओवर dt। सो ये हमें दिया हुआ है I का एक्सप्रेशन, इसको टाइम के साथ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10t माइनस 2, ओके, 10t माइनस 2 ये हो जाएगा। हमें EMF कैलकुलेट करना है एट t इज इक्वल टू 1 पर, ओके, सो एट t इज इक्वल टू 1
द EMF इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे वैल्यूज रख लेते हैं। 1 जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2, यहाँ पे बचेगा 8। ओके, सो अब हम वैल्यूज रख लेते हैं। पाई एंड म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7 एंड 1 is equal to 500 and n2 is equal to 200 divided by 2 capital R. So यहाँ पर R क्या है, मीटर में 0.2 है, तो 2 into 0.2 and then यहाँ पर एक small r स्क्वायर भी है। small r क्या है, 1 सेंटीमीटर। सो इसको 10 की पावर में लिखें, -2 है, उसका स्क्वायर करेंगे सो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -4, और यहाँ से जो 8 बचेगा उसको भी लिख लेते हैं। ओके, सो ये कैलकुलेशन है हमारी, एंड इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद, दैट इज 8 अप्रॉक्सीमेटली 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 वोल्ट। ओके, so the EMF at t is equal to 1 in the coil C1 is 8 into 10 raised to the power -4 वोल्ट। हमें मिली वोल्ट में चाहिए वैल्यू, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 0.8 and then this would become 10 raised to the power -3 which is milli, so 0.8 millivolt ये हो गया EMF। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि this is equal to 4/x, तो 0.8 को 4/x अगर हम रखें तो x की वैल्यू जो है वो यहाँ से आ जाएगी 4/0.8, दैट इज 40/8, सो x इज इक्वल टू 5, ये आ गया। सो x की जो इंटीजर वैल्यू है दैट इज 5। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अ फोर्स F दिया हुआ है I + 2j + 3k न्यूटन एक्ट्स एट अ पॉइंट 4i + 3j - k, then the magnitude of torque about the point I + 2j + k will be √x Newton meter, so the value of x is, okay, so हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पॉइंट P है और उस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है वो r है, एंड इस पॉइंट पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है। हमें इस फोर्स का टॉर्क निकालना है अबाउट अनदर पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज r0। ठीक, इस तरह से दिया हुआ है। सो हमें इस पोजीशन वेक्टर के अबाउट फोर्स कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट हमें निकालना है, तो इस P की जो पोजीशन है वो यहाँ से लेनी पड़ेगी इस तरह से। अब ये जो वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, P की पोजीशन या R की पोजीशन r0 के रिस्पेक्ट में हो गई, तो इसको हम लिख सकते हैं r - r0, ये हो जाएगा। देन टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस पॉइंट, लेट्स कॉल दिस Q, सो Q पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क हो जाएगा वो होगा r - r0 क्रॉस F, ऐसा हो जाएगा। सो टॉर्क इज इक्वल टू r - r0 क्रॉस F, ये हो जाएगा। ठीक, अच्छा, R जो हमें दिया हुआ जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो है 4i + 3j एंड -k, और r0 वेक्टर जो है, जो Q है जिसके अबाउट में निकालना है, दैट इज i + 2j एंड +k, ऐसा दिया हुआ है। अब यहाँ से हम r - r0 अगर कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगा 3i, so r - r0 will be 3i + j and -2k, ये हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हम वैल्यूज रखें, r - r0 3i + j -2k क्रॉस द फोर्स वेक्टर इज i + 2j + 3k, इस तरह से है। अब ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको हम मैट्रिक्स मेथड डिटर्मिनेंट वाला जो है उससे कैलकुलेट कर लेते हैं। i j k इस तरह से लिख लेंगे, एंड कंपोनेंट्स r के 3 1 -2 ये हो जाएगा, और यहाँ पर कंपोनेंट्स 1 2 3 है, 1 2 3। ओके, सो i के अलॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे, सो ये क्या हो जाएगा, इसको हमने छोड़ दिया 1 × 3 एंड देन 2, ये -4 आएगा, सो 3 + 4 दैट वुड बी 7, एंड j के अलॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे, सो ये आ जाएगा 9 एंड देन ये -2 आएगा, सो +2 हो जाएगा, सो 9 + 2
दैट इज 11 एंड k के अलॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे सो दैट वुड बी 3 to the 6 minus 1 दैट इज 5. ये हो गया. सो हमारा वेक्टर जो आ रहा है वो है 7i minus 11j plus 5k और हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है. तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम कैलकुलेट करें सो जो टॉर्क हमने कैलकुलेट किया है उसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे. सो क्या हो जाएगा, i कंपोनेंट जो है x कंपोनेंट वो 7 है उसका स्क्वायर 49 हो गया एंड देन 11 है y कंपोनेंट उसका स्क्वायर 121 हो जाएगा एंड z कंपोनेंट जो है वो है 5 सो ये हो गया 25. नाउ 49 121 एंड 25 इज 195 ये आ जाएगा. और क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू √x न्यूटन मीटर. सो क्लियरली x की जो वैल्यू है दैट इज 195. ये हमारा इंटीजर आंसर है. अगला क्वेश्चन हमारा है a beam of electrons of energy E scatters from a target having atomic spacing of 1 angstrom. The first maximum intensity occurs at 60 degree, then E in electron volt is. और हमें आगे कुछ डेटा भी दिया हुआ है. ओके सो यहाँ पर इंटरफेरेंस है, इलेक्ट्रॉन बीम्स का इंटरफेरेंस है. सिंस डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह से बिहेव करता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का भी हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा. सो वही चीज़ यहाँ पर डिस्कस की जा रही है. इलेक्ट्रॉन बीम है और वो किसी उस पर मटीरियल पर इंसिडेंट हो रही है जिसमें एटॉमिक स्पेसिंग 1 एंगस्ट्रॉम है. ओके तो से ये टॉप पर एटम है उस पर एक इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हुआ और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो उससे नीचे वाला जो एटम है उस पर इंसिडेंट होके फिर रिफ्लेक्ट होके ऊपर आ रहा है. तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स के पाथ में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा एंड वही डिफरेंस फिर क्या है, इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करता है स्क्रीन पर. ओके सो यहाँ पर अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन है वो इस लेयर से, टॉप लेयर से टकरा के आगे चला गया और दूसरा वाला लेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे वाली लेयर से टकरा के फिर आगे जा रहा है. तो यहाँ पर क्या होगा कि इसने इससे कुछ ज़्यादा पाथ ट्रेवल किया है. सो वो जो पाथ डिफरेंस है उसको हम देखें तो ये क्या हो जाएगा कि ये वाला यहाँ तक आया है और ये वाला उससे कुछ आगे गया है. सो दिस इज़ द एडिशनल पाथ ट्रेवल्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन. ओके सो अब यहाँ पर ये है एंगल, जिस एंगल पर हमें इंटेंस वो फर्स्ट मैक्सिमम मिल रहा है वो एंगल है. सो अब ये थीटा है तो अच्छा ये चीज़, एक चीज़ और इधर कर लेते हैं कि इस साइड में ये है एडिशनल पाथ और इस साइड में क्या है, ये यहाँ से आगे चला गया और ये यहाँ से आगे जा रहा है. सो इसने ये एडिशनल डिस्टेंस कवर की है. ओके सो अब हम देखें यहाँ पर दिस इज थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा एंड देन दिस इज अगेन थीटा. ओके सो सिमेट्री के हिसाब से ये एंगल भी थीटा ही आएगा. ओके सो अब यहाँ पर ये वैल्यू हमें दे रखी है d 1 एंगस्ट्रॉम. सो इफ दिस इज d देन दिस साइड थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर जो साइड होगी वो हो जाएगी d साइन थीटा. सिमिलरली इस तरफ भी ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, d साइन थीटा. सो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये एडिशनल 2d साइन थीटा पाथ ट्रेवल कर रहा है. सो इसके और इसके में जो पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है, पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 2d साइन थीटा. ओके अब यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आगे जाकर किसी पॉइंट P पर इंटरफेयर कर रहे हैं और वो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न का फर्स्ट मैक्सिमम है. तो फर्स्ट मैक्सिमम की कंडीशन क्या होती है कि वहाँ पे पाथ डिफरेंस लैम्डा के इक्वल होता है. सेंट्रल मैक्सिमम जो होता है दैट इज 0 एंड फर्स्ट मैक्सिमम के लिए लैम्डा होगा. सो फॉर फर्स्ट मैक्सिमम दिस 2d साइन थीटा वुड बी इक्वल टू लैम्डा. अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बात की जा रही है तो इलेक्ट्रॉन्स से एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगी वो डी ब्रॉगली की जो हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, h/p. एंड मोमेंटम को हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, √2mk ये लिख सकते हैं. या क्वेश्चन में E दिया हुआ है सो E लिख लेते हैं उसको. ओके सो यहाँ से हमें E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पूरे को स्क्वायर कर लें, इसको इधर लेकर आ जाए. सो ये हो जाएगा 2me इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 4d स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ओके देन E इज इक्वल टू
h स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2 8 m d स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पे वैल्यूज रख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें वैल्यू दे रखी है, h की वैल्यू है 6.64, सो ये हो जाएगा स्क्वायर 6.64 इंटू 10⁻⁻34, स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा -68 डिवाइडेड बाई 8, एंड देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31, एंड स्पेसिंग जो d है उसकी वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम है, दैट इज -10, उसके स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा -20, ओके। एंड देन साइन स्क्वायर थीटा, थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, सो दिस इज √3/2, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एंड अपॉन 4, तो वो ऊपर चला जाएगा। सो इसको अगर हम कैलकुलेट करें इस पूरी वैल्यू को, तो अच्छा एक चीज़ और कि यहाँ पर हमने सब SI में लिया है, तो ये पूरी वैल्यू जो आएगी वो जूल में आएगी। सो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, सो ये वैल्यू जूल में आएगी 0.807 इंटू 10⁻⁻17, एंड हमें आंसर जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है, तो इसको हम 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। सो फाइनली इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हमारी आएगी 50.437 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, okay, this is the energy of the electrons in the beam, okay, so approximately हमारा जो इंटीजर आंसर होगा यहाँ पर वो हो जाएगा 50, okay। अगला क्वेश्चन हमारा है, a particle of mass 200 mega electron volt per c square collides with a hydrogen atom at rest. Soon after the collision, the particle comes to rest and the atom recoils and goes to its first excited state. The initial kinetic energy of the particle in electron volt is n/4, then the value of n is. Okay, so इस तरह से दिया हुआ है, एक पार्टिकल है वो हाइड्रोजन एटम से कोलाइड कर रहा है और खुद रेस्ट पर आ जा रहा है, और उसके बाद जो हाइड्रोजन एटम है वो मूव कर रहा है और फर्दर वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भी जा रहा है। तो यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस में जो लॉस है, वही लॉस क्या है, वो जो लॉस ऑफ एनर्जी है वही इलेक्ट्रॉन उसको हाइड्रोजन एटम को एक्साइट करा रहा है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब इसको देखते हैं हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। से ये पार्टिकल है m1, ये मूव कर रहा है, और ये दूसरा पार्टिकल है m2 रेस्ट पर उससे कोलाइड कर रहा है, ओके। एंड कोलिजन के बाद m1 ये रेस्ट पर आ जा रहा है और m2 मूव कर रहा है, ओके। सो हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है कि लॉस कितना हुआ एनर्जी का, उसी को हमें वहाँ पर एक्साइटेशन एनर्जी के इक्वल रख के कैलकुलेशन करनी है, ओके। सो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनिशियली अगर इसका मोमेंटम p है तो इसका मोमेंटम 0 है, एंड फाइनली ये क्या, ये रेस्ट पर आ रहा, तो इसका मोमेंटम भी p होना है, बिकॉज द मोमेंटम हैज़ टू बी कंजर्व्ड, ओके। सो अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के टर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, मोमेंटम के साथ के टर्म में काइनेटिक एनर्जी होती है p²/2m, सो ये हो जाएगा p²/2m1, okay, and final kinetic energy would be p²/2m2, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम लॉस अगर कैलकुलेट करें, सो लॉस वुड बी डेल्टा k जो होगा वो हो जाएगा k इनिशियल माइनस k फाइनल, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम p²/2 इसको कॉमन कर सकते हैं, p²/2 ये हमने कॉमन कर लिया, सो 1/m1 माइनस 1/m2 ये हो जाएगा। एंड इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, सो दिस इज m2 माइनस m1 अपॉन m1 m2, इस तरह से हो गया। ये है लॉस, एंड यही क्या है, हाइड्रोजन की एक्साइटेशन एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और हाइड्रोजन क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, ओके। सो ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बीच जो एनर्जी गैप होता है दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है। तो इसको हम p²/2 इंटू m2 माइनस m1 अपॉन m1 m2 है, इसको हम क्या किससे इक्वेट करा सकते हैं, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उससे इक्वेट करा सकते हैं, या फिर एक काम कर लें कि इसकी वैल्यू हम बाद में रख लेंगे, इसको फिलहाल हम ये एनर्जी गैप जो है फर्स्ट और ग्राउंड के बीच में उसको उसके बराबर लिख लेते हैं, दैट इज डेल्टा इस यहाँ पर, ओके। सो हमें यहाँ से
जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल की, दैट इज दिस वन, ये कैलकुलेट करना है। तो अब हम पी स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं। पी स्क्वायर की जगह लिखेंगे 2m1ki। ओके, सो ये हो जाएगा पी स्क्वायर वुड बी 2m1 into initial kinetic energy upon 2 and then m2 minus m1 upon m1 m2 is equal to delta E। ठीक, अब यहाँ से हम देखें तो ये 2 कैंसिल हो गया और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगी दैट वुड बी m1 m2 अपॉन m1 टाइम्स m2 माइनस m1, ये हो जाएगी। ठीक है, इनटू डेल्टा ई ऑफ कोर्स। ओके, सो इसको अगर हम ध्यान से देखें, सो ऊपर जो है वो मास से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे भी डायमेंशनली देखें तो मास स्क्वायर आएगा। दैट मीन्स कि मास किसी भी यूनिट में दिया हुआ हो, जो भी फैक्टर्स होंगे वो सब कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। सो यहाँ से हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। m1 हमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है और m2 जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 1 गीगा अगर मेगा से कंपेयर करें सो वो होगा 1000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक मास है 200 और दूसरा है 1000। ओके, सो दिस इज 200 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय दिस इज 200 इंटू 1000 माइनस 200 इज 800 इंटू द एनर्जी गैप विच इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहाँ से ये जीरोज सारे कैंसिल हो गए और ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 बचेगा। सो दिस इज 10, यहाँ पे बचेगा 10। ओके, 10 अपॉन 8 और 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दें सो ये हो जाएगा 102 अपॉन 8 इस तरह से। और क्वेश्चन में इसी की वैल्यू दे रखा है n/4। ओके, सो इसको हम n/4 से इक्वेट कराएं तो n की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, 4 2 8 एंड 102 अपॉन 2 इज 51। सो n की जो इंटीजर वैल्यू आ रही है यहाँ पर वो है 51। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर and an eyepiece of focal length 5 centimeter with a separation of 10 centimeter. The distance between an object and the objective lens at which the strain on the eye is minimum is n upon 40 centimeter. Then the value of n is. Okay, so इस तरह से हमें दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव है, आई पीस है, दोनों की फोकल लेंथ दे रखी है, दोनों के बीच में जो ट्यूब लेंथ है वो हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है और फाइनल इमेज वहाँ बन रही है जहाँ पर आँख पर स्ट्रेन सबसे कम है। तो ऐसा तब होता है जब इमेज इन्फिनिटी पर बनती है। सो आई पीस इमेज को इन्फिनिटी पे बना रहा है। दैट मीन्स कि ये जो बीच की इमेज होती है, जो ऑब्जेक्टिव इमेज बनाता है, वो आई पीस के फोकल प्लेन पर बन रही है। ओके, सो ऑब्जेक्टिव की वजह से जो इमेज बन रही है वो आई पीस के फोकल प्लेन पर है। सो इमेज की डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये इमेज आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट है। सो ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो उसकी फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगी, विच इज़ एफ ई, और एफ ई की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 10 माइनस 5। सो ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाई है उसकी डिस्टेंस लेंस से 5 सेंटीमीटर है। ओके, और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ हमें दे रखी है। सो ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी वो हम लेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो लेंस फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे 1/VO माइनस 1/UO इज इक्वल टू 1/FO, ये हो जाएगा। और VO यहाँ पर पॉजिटिव है, सो दिस इज 1/5 एंड UO विल बी, अब यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये खुद ब खुद नेगेटिव आएगा। दिस इज इक्वल टू 1/FO, FO इज अगेन पॉजिटिव एंड 1। सो इसको उधर ले जाएं, 1/UO इज इक्वल टू 1/5 माइनस 1। ओके, सो इसको हम कैलकुलेट करें, सो ये आ जाएगा -4/5। ओके, दैट मीन्स UO इज इक्वल टू -4/5, सॉरी 5/4 सेंटीमीटर, ये आ रहा है। सो वैल्यू की बात करें हम, सो दैट इज 5/4 सेंटीमीटर ओनली। एंड क्वेश्चन में इसी 5/4 को दे रखा है n/40, इस तरह से दे रखा है। सो यहाँ से n की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ये इसमें 10 टाइम्स जाएगा, सो n विल बी इक्वल टू 50। सो जो इंटीजर आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 50। ओके,
सो दिस वाज द क्वेश्चन पेपर जेई मेन का जो 5 सितंबर को मॉर्निंग सेशन में पेपर हुआ था वो था। और इसके ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो जो अभी इस बार जो पेपर्स हुए हैं उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से बैलेंस्ड ही कहा जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चंस जो थे उसमें वो अच्छे थे, थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत थी। बाकी जो क्वेश्चंस थे वो ठीक ठाक थे, मॉडरेट कैटेगरीज के थे, बट जो भी थे वो एनसीईआरटी का जो करिकुलम है उसी के दायरे में ही थे। जो एनसीईआरटी में जो भी डिस्कस किया गया है मैटर, वहाँ से वो सारे क्वेश्चंस हो जाते। ओके, सो ये था 5 सितंबर का मॉर्निंग सेशन का पेपर। अब नेक्स्ट टाइम आपके साथ 5 सितंबर को ही इवनिंग सेशन में जो पेपर हुआ था वो डिस्कस किया जाएगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़िए और अपने जो भी फीडबैक्स हैं वो हमें कमेंट के ज़रिए या मैसेजेस के ज़रिए हमें बताइए, एंड हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसके लिए हम ज़रूर आपके जो फीडबैक्स होंगे दे विल बी ऑफ कोर्स टू वैल्यूएबल फॉर अस। ओके, सो thank you very much for being with me.